हेलो फ्रेंड्स, अरविंद स्टडी ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण 3 टॉपिकों को कवर करेंगे। पहला टॉपिक रहेगा राज्य के नीति निर्धारक तत्व, दूसरा रहेगा मूल कर्तव्य, तीसरा रहेगा कार्यपालिका संघ तथा राज्य। इन 3 टॉपिकों को एकदम डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। इन तीनों टॉपिकों से लगभग हम लोग 411 क्वेश्चन को कवर करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत, जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ये जो क्वेश्चन इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। उन्हीं क्वेश्चनों को इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निहित तत्वों का मुख्य उद्देश्य है। तो इनका मुख्य उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निहित तत्व वर्णित हैं। तो यह वर्णित है भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक। नीति निहित तत्वों का बहुत बड़ा मूल्य है। ये भारतीय राज्य व्यवस्था के लक्ष्य आर्थिक लोकतंत्र को निर्धारित करते हैं, जैसा लोकतंत्र में प्रकट होता है। तो यह कथन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निहित तत्वों की प्रेरणा ली गई है। तो जो नीति निहित है, इनका जो प्रेरणा ली गई है वो आयरलैंड के संविधान से ली गई है। संविधान का दर्शन निहित होता है। तो जो संविधान का दर्शन निहित होता है वो राज्य के नीति निहित तत्वों में वर्णित होता है। संविधान सभा के सलाहकार BN राव ने अधिकारों को बांटने की सलाह दी थी। तो इनको 2 वर्गों में बांटने की सलाह दी थी, न्यायालय द्वारा परिवर्तित व न्यायालय द्वारा अपरिवर्तित अधिकार। अनुच्छेद जिसमें नीति निहित तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा दी गई है, तो यह है अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। न्यायालय के संबंध में नीति निहित तत्वों की प्रकृति है। तो यह है अपरिवर्तनीय, यानी जो नीति निहित तत्व हैं इनमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। नीति निहित तत्व सामाजिक क्रांति के उद्देश्य को प्राप्त के माध्यम है। यह कथन है ग्रेनविल ऑस्टिन का। संविधान का अनुच्छेद जिसमें समान कार्य के लिए स्त्री व पुरुषों को समान वेतन का प्रावधान किया गया है, तो यह किया गया है अनुच्छेद 39 में। संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें समान अवसर के आधार पर न्याय व निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है, तो यह किया गया है अनुच्छेद 39 का में। अनुच्छेद जिसमें ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान किया गया है, तो यह किया गया है अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन संबंधी प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें राज्य के नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करने के लिए निर्देशित किया गया है, तो यह किया गया है अनुच्छेद 44 में। संविधान का अनुच्छेद जो राज्य को 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा तथा उनकी देखभाल करने के लिए निर्देशित करता है, तो यह करता है अनुच्छेद 45। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा के लिए प्रयासों का उल्लेख किया गया है, तो यह किया गया है अनुच्छेद 48 का में। नीति निहित तत्वों का राज्य प्राधिकारियों के लिए शैक्षिक महत्व है। यह कथन है BN राव का। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जिसमें राज्य को राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण करने के लिए निर्देशित किया गया है, तो यह किया गया है अनुच्छेद 19 में। वर्तमान में भारत का राज्य जिसमें समान नागरिक संहिता लागू है, तो वह है गोवा। गोवा में समान नागरिक संहिता लागू किया गया है। राज्य के नीति निर्धारक तत्वों की इनकी दशा एवं दिशा के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इन्हें 3 वर्गों में बांटा जा सकता है, गांधीवादी, समाजवादी और उदारवादी। संविधान संशोधन जिसके तहत नीति निहित तत्वों में अनुच्छेद 30 का, 43 का व 48 का को शामिल किया गया था, तो यह किया गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। संविधान संशोधन जिसके तहत अनुच्छेद 43 खा में सहकारी समिति शब्द जोड़ा गया था, तो यह जोड़ा गया था 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा। संविधान संशोधन जिसके तहत अनुच्छेद 38 की भाषा में परिवर्तन किया गया था, तो अनुच्छेद 38 की जो भाषा में परिवर्तन किया गया था वो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा किया गया था। वाद जिसमें 42वें संविधान संशोधन की धारा 4 को अवैध घोषित कर दिया गया था, तो यह किया गया था मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 के वाद में। संविधान का अनुच्छेद जो पंचशील समझौते व गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से संबंधित है, तो यह अनुच्छेद है अनुच्छेद 51 में वर्णित किया गया इसका है। तो इसका वर्णन किया गया है, तो इसका वर्णन किया गया अनुच्छेद 51 में। नीति निहित तत्वों का स्वरूप होता है, तो यह होता है सकारात्मक।
कुटीर उद्योगों के विकास संबंधी सलाह है, तो यह है अनुच्छेद 43 के तहत। संविधान संशोधन जिसके तहत सभी नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों के अनुच्छेद 14, 19, 31 पर वरीयता दी गई, तो यह 42वें संविधान संशोधन के तहत दी गई थी। भारतीय संविधान के भाग 4 के अतिरिक्त अन्य भागों में अनुच्छेद जो नीति निर्देशक तत्वों की तरह ही निर्देश देते प्रतीत होते हैं, तो यह अनुच्छेद है 335, 350 का तथा 351। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 335 संबंधित है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 335 है यह संबंधित है संघ या राज्य अधीन सेवाओं में पदों की नियुक्ति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के दावों से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 351 संबंधित है, तो यह संबंधित है हिंदी भाषा के विकास से। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है, तो यह है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। अनुच्छेद जिसमें कहा गया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, तो यह कहा गया है अनुच्छेद 37 में। संविधान का भाग जिसके अंतर्गत रोजगार का अधिकार प्रावधानित है, तो यह प्रावधानित है भाग 4 के अंतर्गत। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों के अंतर्गत आने वाला अनुच्छेद 41 संबंधित है। जो अनुच्छेद 41 संबंधित है वह कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार से संबंधित है। भारत के संविधान में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख किया गया है, तो यह किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो भारत की विदेश नीति से संबंधित है, तो विदेश नीति से संबंधित अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 51 है। संविधान का अनुच्छेद जिसमें गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान वर्णित किया गया है, तो यह किया गया है अनुच्छेद 39 का में। संविधान का अनुच्छेद जिसमें उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है, तो यह दिया गया है अनुच्छेद 43 का में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, यह कथन है केटी शाह का। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जिसमें प्रावधान है कि भाग 4 के अंतर्गत उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, तो यह है अनुच्छेद 37 में कहा गया है। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण उल्लिखित है, तो यह है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। भारत के संविधान का भाग जो राज्य की शासन व्यवस्था को मूल आधार है, तो यह मूल आधार है भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित है। संविधान का अनुच्छेद जिसमें श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई थी, तो यह की गई थी अनुच्छेद 43 का के मध्य में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो विदेश नीति से संबंधित है, तो विदेश नीति से संबंधित अनुच्छेद 51 है। अब हमारा अगला टॉपिक रहेगा मूल कर्तव्य। तो मूल कर्तव्य से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको देखते हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का जो पूरक माना जाता है, तो वह माना जाता है मूल कर्तव्यों को। संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, तो इन्हें जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, तो ये जोड़े गए थे 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। वर्तमान में भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की जो संख्या है, तो 11 है वर्तमान में संख्या इनकी। भारतीय संविधान में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। जो 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था वो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था। 11वां मूल कर्तव्य है, तो यह मूल कर्तव्य 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षित करने का कर्तव्य है। भारतीय संविधान का वह भाग जिसके अंतर्गत मूल कर्तव्य आते हैं, जो मूल कर्तव्य आते हैं वो भाग 4 का के अंतर्गत आते हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद हैं, तो यह अनुच्छेद 51 का है। समिति जिसकी अनुशंसा पर संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, तो यह जोड़े गए थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर। भारत में मूल कर्तव्यों को अपनाया गया था, तो इन्हें अपनाया गया था भूतपूर्व सोवियत संघ के संविधान से। न्यायालय के संबंध में मूल कर्तव्यों की प्रकृति है, तो यह प्रकृति है मूल कर्तव्य न्यायालय द्वारा प्रवृत्त नहीं किया कराए जा सकते हैं। वर्मा समिति 1999 संबंधित है, यह संबंधित है मूल कर्तव्यों के प्रचलन से। अनुच्छेद जिसमें राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान की बात की गई है, तो यह की गई है अनुच्छेद 51 का में।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो राष्ट्र की एकता और अखंडता के विषय में मूल कर्तव्यों की बात करता है तो यह करता है अनुच्छेद 51 गा। मूल कर्तव्य लागू होते हैं तो यह लागू होते हैं विधि द्वारा। अधिनियम जिसके अनुसार धर्म, जाति, नस्ल व भाषा के आधार पर वोट मांगने वालों को संसद या राज्य विधानमंडल की सदस्यता हेतु अयोग्य घोषित किया जा सकता है तो यह किया जा सकता है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के द्वारा। नागरिकों को देश, समाज तथा लोगों के प्रति कर्तव्यों के बारे में सजग रखने में मदद करते हैं तो यह करते हैं मूल कर्तव्य। भारत की संप्रभुता, एकता व अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के लिए मूल कर्तव्यों को रखा जाता है तो इन्हें रखा जाता है तीसरे स्थान पर। इसके बाद में अगला टॉपिक है कार्यपालिका, संघ तथा राज्य। तो पहला क्वेश्चन है संविधान का अनुच्छेद जिसमें भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन वर्णित है तो यह वर्णित है अनुच्छेद 54 में। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधित प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो भाग लेते हैं वह लेते हैं निर्वाचक मंडल के सदस्य। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं तो इसमें शामिल होते हैं संसद के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा व संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। संसद व राज्य विधानसभाओं के सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं तो वह है संसद व राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य और राज्य विधान परिषद के सदस्य व किसी सभा के विघटन की स्थिति में उसके सदस्य। यह लोग राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जिसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत का वर्णन किया गया है तो वह है अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत का वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति चुनाव में अलग अलग राज्यों के एमएलए के वोटों का मूल्य होता है तो यह होता है अलग अलग। राष्ट्रपति चुनाव में एक संसद के मत का मूल्य बराबर होता है तो यह बराबर होता है सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल सदस्य संख्या के बराबर होता है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो यह होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से एकल संक्रमणी मत व गुप्त मतदान द्वारा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कोटा का अर्थ होता है तो यह होता है निर्वाचित होने के लिए आवश्यक मतों का भाग। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी विवादों में अंतिम निर्णय लिया जाता है तो यह लिया जाता है उच्चतम न्यायालय द्वारा। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र सौंपता है तो यह सौंपता है उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को कार्यकाल समाप्त से पूर्व पद से हटाया जा सकता है तो यह हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि होती है तो यह होती है पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति चुनाव में मतदाता मतदान करते हैं तो यह करते हैं उम्मीदवारों के नाम के सामने वरीयता क्रम अंकित करके। यदि उच्चतम न्यायालय किसी व्यक्ति की राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति को अवैध घोषित कर देता है तो वह घोषणा पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य माने जाएंगे तो वह वैध व मान्य होंगे। राष्ट्रपति की पदावधि का उल्लेख है तो यह उल्लेख है अनुच्छेद 56 में। ऐसी स्थिति जिसमें राष्ट्रपति 5 वर्ष की अवधि के उपरांत भी पद संभाल सकता है तो यह संभाल सकता है उत्तराधिकारी के निर्वाचित न होने पर। राष्ट्रपति कार्यकाल समाप्त के उपरांत उत्तरदायित्व निभाता है तो यह निभाता है उत्तराधिकारी के पद ग्रहण तक। अनुच्छेद जिसमें भारत के राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन का उल्लेख किया गया है तो यह किया गया है अनुच्छेद 57 में। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है तो यह हो सकता है एक से अधिक बार, यानी कोई प्रावधान नहीं है भारत का जो राष्ट्रपति होता है वह कितने बार भी निर्वाचित हो सकता है। राष्ट्रपति के चुनाव की अधिसूचना करता है तो यह करता है चुनाव आयोग। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए आवश्यक अर्हताएं, शपथ एवं शर्त उल्लिखित हैं तो यह उल्लिखित है अनुच्छेद 58 में। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारों का न्यूनतम जो आयु होता है वह होता है 35 वर्ष पूर्ण कर चुके हों। राष्ट्रपति चुनाव के लिए लाभ के पद नहीं माने जाते हैं तो वह है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ अथवा राज्य का मंत्री। राष्ट्रपति चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार की आवश्यक संख्या है तो यह संख्या कम से कम 50 प्रस्तावक
तथा 50 अनुमोदकों के द्वारा। राष्ट्रपति पद के प्रत्येक उम्मीदवार को जमानत राशि जमा करनी होती है, तो यह जमा करनी होती है 15,000 रुपए। राष्ट्रपति चुनाव में जमानत राशि जब्त होने से बचाने के लिए आवश्यक प्राप्त मत हैं, तो यह मत है कुल डाले गए मतों का जो 1/6 भाग प्राप्त किया होगा, तभी उसका जो जमानत राशि है वो वापस होगा। संविधान का अनुच्छेद जिसमें वर्णन है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर सदन या राज्य विधानसभा सदस्य को सदन की सदस्यता छोड़नी होगी, तो यह वर्णन है अनुच्छेद 59 में। राष्ट्रपति को संसद द्वारा निर्धारित उपलब्धियां, भत्ते व विशेषाधिकार जिसे अनुच्छेदों के तहत प्राप्त होते हैं, वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 59 के तहत प्राप्त होता है। अनुच्छेद जिसमें राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किया गया है, तो राष्ट्रपति की जो शपथ का उल्लेख किया गया है वो अनुच्छेद 60 में किया गया है। राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाता है, तो राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अनुपस्थित में राष्ट्रपति पद की जो शपथ दिलाता है, जो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थित में, वह दिलाता है उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश। संविधान का अनुच्छेद जिसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किया गया है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, तो यह चलाया जा सकता है संविधान का अतिक्रमण करने पर। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की शक्ति प्राप्त है, तो यह प्राप्त है संसद को। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया संबंधी आरोप संकल्प लाया जा सकता है, तो यह लाया जा सकता है किसी भी सदन में इसे पारित किया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधी आरोप सदन में लाने से पूर्व राष्ट्रपति को नोटिस देना अनिवार्य है, तो यह नोटिस देना 14 दिन पूर्व अनिवार्य है। राष्ट्रपति को महाभियोग संबंधी नोटिस देने के लिए यह नोटिस हस्ताक्षरित होना चाहिए सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों के द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधी आरोप जिस सदन में लाया जाता है उसमें संकल्प पारित होना आवश्यक है उस सदन के कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से। सदन जिसमें महाभियोग संबंधी आरोपों पर राष्ट्रपति अपना पक्ष रख सकता है, तो यह रख सकता है दूसरे सदन में जिसमें संकल्प प्रारंभ में न लाया गया हो। यदि दूसरा सदन महाभियोग संबंधी आरोप सही पाता है तो प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से। महाभियोग प्रक्रिया पूरी होने की स्थिति में राष्ट्रपति को पद रिक्त करना होता है, तो यह करना होता है प्रस्ताव पारित होने की तिथि से। महाभियोग प्रक्रिया है तो यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, तो इसमें ले सकते हैं केवल संसद की दोनों सदनों के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं ले सकते हैं परंतु महाभियोग प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, तो वह है संसद के मनोनीत सदस्य। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं परंतु राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं, तो वह है विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। कार्यवाहक राष्ट्रपति का दायित्व निभाने वाले किसी अन्य पदाधिकारी को वेतन भत्ता मिलता है, तो यह मिलता है राष्ट्रपति पद के अनुसार। कार्यपालिका की शक्तियों निहित होती हैं, जो कार्यपालिका की शक्तियां होती हैं वह निहित होती हैं राष्ट्रपति में अनुच्छेद 53(1) के मध्य में। मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, तो मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होता है वो प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति को मंत्रणा या सलाह के लिए जिसका प्रावधान किया गया है, तो वह किया गया है मंत्रिपरिषद का अनुच्छेद 74(1) के अनुसार। भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य किए जाते हैं, तो यह किए जाते हैं राष्ट्रपति के नाम से। मंत्रिपरिषद की नियुक्त करता है, तो यह करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति। भारत संघ के मंत्रीगण जिसके प्रसाद प्रयत्न अपना पद धारण करते हैं, तो वह है राष्ट्रपति के। अंतरराज्यीय परिषद का गठन कर सकता है, तो यह कर सकता है राष्ट्रपति। किसी राज्य क्षेत्र के अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की जो अधिकार है वह होता है राष्ट्रपति को। जो राष्ट्रपति होता है वह किसी भी राज्य को अनुसूचित क्षेत्र में घोषित कर सकता है। केंद्र व राज्य के मध्य राजस्व बंटवारे के लिए वित्त आयोग का गठन करता है, तो यह भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निष्पादन करता है। जब राष्ट्रपति नहीं होता है तो उसके
जो कार्य होते हैं वो उपराष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री से विधायिका के प्रस्तावों एवं संघ के प्रशासनिक कार्यों से संबंधित जानकारी की मांग करने का अधिकार है, तो यह अधिकार है राष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की रिक्तता की स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तो वह करता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालता है, तो वह संभालता है उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश। लोकसभा के विघटन व संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान करने की शक्ति होती है, तो यह होती है राष्ट्रपति के पास। प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन व प्रत्येक नए चुनाव के बाद संसद को संबोधित कर सकता है, तो वह कर सकता है राष्ट्रपति। संसद में लंबित किसी विधेयक के संदर्भ में संसद को संदेश भेजने की शक्ति होती है, तो यह होती है राष्ट्रपति के पास। संसद में कुछ विशेष प्रकार के विधेयकों को प्रस्तुत करने के लिए पूर्वानुमति आवश्यक होती है, तो यह पूर्वानुमति राष्ट्रपति की आवश्यक होती है। विधेयक जिसे राष्ट्रपति संसद के पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है, तो वह है धन विधेयक। संविधान का अनुच्छेद जिसके तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, तो अनुच्छेद 123 के तहत जो राष्ट्रपति होता है वो अध्यादेश जारी कर सकता है। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग व अन्य की रिपोर्ट जो संसद के समक्ष रखता है, तो यह रखी जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति पदुचेरी के लिए नियम बना सकता है, तो यह बना सकता है वहां की विधानसभा के विघटन की स्थिति में। विधेयक जो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के बिना ही संसद में पेश किया जा सकता है, तो यह है धन विधेयक जो राष्ट्रपति की बिना पूर्वानुमति के ही संसद में पेश किया जा सकता है। अनुदान की मांग नहीं की जा सकती, तो यह है राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, तो यह की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। उच्चतम न्यायालय से सलाह लेने का अधिकार राष्ट्रपति का है, तो यह अधिकार न्यायिक अधिकार है। अनुच्छेद जिसके तहत किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति को राष्ट्रपति क्षमा अर्थात दंडादेश का निलंबन, प्राण दंड स्थगन, राहत और माफी प्रदान कर सकता है, तो यह वर्णन किया गया अनुच्छेद 72 में किया गया है इसका वर्णन। अनुच्छेद 72 के अनुसार जो राष्ट्रपति है वो दोषों को माफ कर सकता है। भारत की सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है, तो भारत की सर्वोच्च सेना का सेनापति होता है वह है राष्ट्रपति होता है। जल, थल व वायु सेना के प्रमुखों की नियुक्ति करता है, तो इनकी तीनों की जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के संविधान ने आपातकाल लगाने की शक्ति प्रदान की है, तो यह की है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, तो यह किया जाता है अनुच्छेद 356 के तहत। अनुच्छेद जिसके तहत आपातकालीन स्थिति में राष्ट्रपति यह बता सकता है कि कौन कौन से मूल अधिकार कितनी अवधि के लिए निलंबित रहेंगे, तो यह अनुच्छेद 359 में बताया गया है। संविधान का अनुच्छेद जो राष्ट्रपति को विधेयक संबंधी शक्ति प्रदान करता है, तो यह करता है अनुच्छेद 111। 111 में विधेयक संबंधी शक्ति प्रदान की गई है राष्ट्रपति को। संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति के पास विधेयक संबंधी 3 विकल्प होते हैं, तो ये 3 विकल्प हैं सहमत देना, अपनी सहमति सुरक्षित रखना व विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा देना। यदि संसद राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए भेजे गए विधेयकों को बिना संशोधन किए पुनः राष्ट्रपति के पास भेजती है, तो राष्ट्रपति सहमत देने के लिए बाध्य होता है। राष्ट्रपति किसी विधेयक को अपने पास रोक सकता है, तो यह अनिश्चित समय के लिए उसे रोक सकता है। अत्यंतिक वीटो विधेयक को सुरक्षित रखने का अधिकार है। अत्यंतिक वीटो का प्रयोग किया जाता है, तो यह किया जाता है गैर सरकारी व सरकारी सदस्यों के विधेयक के संबंध में। विशेषित वीटो होता है, तो यह होता है विधायिका के और साधारण बहुमत से जिसका अध्यारोहण किया जा सके। निलंबनकारी वीटो होता है, तो यह होता है जिसके द्वारा राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजता है। विधेयक जिन पर निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, तो यह नहीं किया जा सकता है संविधान संशोधन
विधेयक व धन विधेयक पर। पॉकेट वीटो होता है, यह होता है राष्ट्रपति द्वारा विधेयक पर अपनी सहमति या असहमति न देने का अधिकार। ऐसा वीटो जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग किया जा सकता है, यह है विशेषित वीटो। भारतीय नागरिक संशोधन अधिनियम के संदर्भ में पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले राष्ट्रपति थे, तो यह राष्ट्रपति थे ज्ञानी जेल सिंह। शक्ति जो राष्ट्रपति को असंवैधानिक विधानों को रोकने में सक्षम बनाती है, तो यह है वीटो शक्ति। राष्ट्रपति राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयकों पर रोक लगा सकता है, तो यह लगा सकता है अधिनियुक्त अधिकारियों के माध्यम से। राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयक कानून नहीं बना सकता है, तो यह नहीं बना सकता राज्यपाल की स्वीकृति के बिना। राज्यपाल को वीटो शक्तियां प्रदान करने वाला अनुच्छेद है, तो राज्यपाल को जो वीटो शक्तियां प्रदान होती हैं वह अनुच्छेद 200 में दी गई हैं। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचाराधीन विधेयक के संदर्भ में अनुच्छेद जिसके तहत राष्ट्रपति को वीटो शक्तियां प्राप्त होती हैं, तो यह प्राप्त होती है अनुच्छेद 201 के द्वारा। राज्य विधायिका के संदर्भ में राष्ट्रपति की निलंबनकारी वीटो है, तो यह है निःशर्त नहीं की जा सकती है। भारतीय संविधान में अध्यादेश का प्रावधान लिया गया है, तो यह लिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। अध्यादेश का प्रयोग किया जाता है, तो यह किया जाता है अप्रत्याशित व अलंबनीय मामलों से निपटने के लिए। अध्यादेश जारी किया जाता है, तो अध्यादेश जो जारी किया जाता है वह किया जाता है आकस्मिक स्थिति जब एक या दोनों सदन सत्र में ना हो। अध्यादेश कानून का रूप ले लेता है, तो यह ले लेता है संसद की पुनः बैठक पर दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने पर। यदि संसद की दोबारा बैठक में अध्यादेश पर कार्रवाई नहीं की जाती है, तो अध्यादेश समाप्त हो जाता है। दोबारा बैठक की 6 सप्ताह की अवधि से पहले संसद के दोनों सदनों की बैठक अलग अलग तिथि में बुलाने पर 6 सप्ताह की अवधि निर्धारित की जाती है, तो यह की जाती है बाद वाली तिथि से। संसद की बैठक न होने की स्थिति में अध्यादेश मान्य रहता है, तो यह रहता है मान्य 6 महीने तक। संसद के 2 सत्रों के मध्य अधिकतम अवधि होती है, तो यह होती है लगभग 6 माह की। राष्ट्रपति द्वारा दिया जाने वाला क्षमादान लघुकरण है, यह है सजा की प्रकृति बदलने की शक्ति, यानी मृत्यु दंड को उम्र कैद में बदल देना। जैसे राष्ट्रपति द्वारा दिया जाने वाला समाधान परिहार है, तो यह है सजा की मात्रा को बदलना। राष्ट्रपति द्वारा दिया जाने वाला क्षमादान विराम है, तो यह है विशेष परिस्थितियों की वजह से सजा कम करना। राष्ट्रपति द्वारा दिया जाने वाला क्षमादान प्रलंबन कहलाता है, तो यह कहलाता है दंड के कुछ समय के लिए टाल देना। राष्ट्रपति द्वारा किसी सजा को पूर्णतः माफ करने की शक्ति कहलाती है, तो यह कहलाती है क्षमादान। संविधान का अनुच्छेद जो राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है, यह प्रदान करता है अनुच्छेद 161 के द्वारा राज्यपाल को क्षमादान की शक्तियां प्राप्त हैं। अनुच्छेद जिसके तहत मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह एवं सहयोग प्रदान करती है, तो यह प्रदान करती है अनुच्छेद 74 के द्वारा। अनुच्छेद जो राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति प्रदान करता है, तो यह अनुच्छेद प्रदान करता है 143। अपने कार्यकाल के दौरान जिस भारतीय राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई थी, तो वह थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, तो भारत की जो प्रथम महिला राष्ट्रपति थी वो थी श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल। राष्ट्रपति थे, तो भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान का पात्र नहीं होता है यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। भारतीय कार्यपालिका में उपराष्ट्रपति का पद प्रेरित है, तो यह प्रेरित है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। आधिकारिक क्रम में उपराष्ट्रपति का पद है, तो यह है सब दूसरा सर्वोच्च पद। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान के जिस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है, तो यह किया गया अनुच्छेद 63 में। उपराष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवार की आवश्यक न्यूनतम आयु होनी चाहिए, लगभग 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार संसद के जिस सदन का सदस्य बनने की योग्यता रखने वाला होना चाहिए, वह है राज्यसभा। उपराष्ट्रपति पद का नामांकन के लिए आवश्यक प्रस्तावकों व अनुमोदकों की न्यूनतम संख्या होती है, तो यह होती है क्रमशः 20-20।
उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं, तो यह होते हैं संसद के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य। उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, तो यह दिलाता है राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, तो यह होता है पद ग्रहण करने से लगभग 5 वर्ष तक। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है, तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है, तो इसे हटाया जा सकता है राज्यसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से संकल्प पारित करके। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया में नोटिस देना आवश्यक होता है, तो यह होता है 14 दिन पूर्व। संविधान में उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए आधार जिसका उल्लेख है वह है, संविधान में ऐसा कोई आधार उल्लेखित नहीं किया गया है। समय से पहले रिक्त हुए उपराष्ट्रपति के पद पर पुनः नए उपराष्ट्रपति की नियुक्ति होनी चाहिए, तो यह होनी चाहिए चुनाव द्वारा निर्वाचित करके। समय से पूर्व रिक्त हुए पद पर हुए चुनावों में चुने गए उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, तो यह होता है 5 वर्ष तक। उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का सभापति नियुक्त किया जाता है, तो यह किया जाता है राज्यसभा के किसी सक्षम सदस्य को। उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है, तो यह कर सकता है अधिकतम 6 माह तक। उपराष्ट्रपति को वेतन मिलता है, तो यह मिलता है राज्यसभा के पदेन सभापति होने के कारण। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा किया जाता है, तो यह किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। आधार जिस पर उपराष्ट्रपति के चुनाव को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, तो वह है निर्वाचन मंडल अपूर्ण होने के आधार पर। उपराष्ट्रपति की शपथ ग्रहण से संबंधित अनुच्छेद है, तो यह है अनुच्छेद 69। अनुच्छेद 69 के द्वारा उपराष्ट्रपति शपथ ग्रहण करता है। उपराष्ट्रपति के कर्तव्यों के निर्वहन से संबंधित अनुच्छेद है, तो यह अनुच्छेद है 70। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामलों से संबंधित अनुच्छेद है, तो यह अनुच्छेद 71 है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, तो भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। लगातार 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति चुने गए हैं, तो वह चुने गए हैं मोहम्मद हामिद अंसारी। भारत में शासन का प्रशासनिक प्रमुख होता है, तो यह होता है प्रधानमंत्री। संविधान का अनुच्छेद जो राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान करता है, तो यह करता है अनुच्छेद 75(1)। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, तो यह करता है लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को। स्पष्ट बहुमत न होने की स्थिति में प्रधानमंत्री चुना जाता है, तो यह चुना जाता है राष्ट्रपति द्वारा अपने विवेक से सबसे बड़े दल के नेता को। स्पष्ट बहुमत न होने की स्थिति में नियुक्त प्रधानमंत्री को कितनी समयावधि के अंदर सदन में विश्वास मत हासिल करना होता है, तो यह होता है 1 माह के अंदर। भारत का प्रधानमंत्री संसद के सदन का सदस्य होना अनिवार्य है, तो यह है दोनों सदनों में से किसी भी एक का। भारत का प्रधानमंत्री चुने जाने के उपरांत प्रधानमंत्री को किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण करना अनिवार्य है, तो यह ग्रहण करना अनिवार्य 6 माह के अंदर। भारत के ऐसे प्रधानमंत्री जो राज्यसभा के सदस्य थे, तो वह ऐसे प्रधानमंत्री 3 थे, इंदिरा गांधी, एच.डी. देवगौड़ा और मनमोहन सिंह। सदन जिसका सदस्य ही ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बन सकता है, तो वह सदन है निम्न सदन, इसे हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं। भारत के प्रधानमंत्री को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाता है, तो यह दिलाता है राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री प्रसाद कार्य करता है, तो यह करता है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को पद मुक्त कर सकता है, तो यह कर सकता है प्रधानमंत्री द्वारा लोकसभा में बहुमत खोने पर। प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है, तो यह होता है 5 वर्ष का। प्रधानमंत्री के त्याग पत्र दे देने या मृत्यु हो जाने पर मंत्रिपरिषद की स्थिति होती है, मंत्रिपरिषद को बर्खास्त होना पड़ता है। संविधान में प्रधानमंत्री की शक्तियों का उल्लेख न होने के कारण प्रधानमंत्री व्यवहारिक रूप से प्रयोग करता है राष्ट्रपति की शक्तियों का। मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, तो यह होता है प्रधानमंत्री।
मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है प्रधानमंत्री। किसी भी मंत्री को पद मुक्त कर सकता है तो यह कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति। लोकसभा का नेता होता है तो लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा विघटन का परामर्श प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को दे देता है तो यह देता है कभी भी। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वह प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति विकास परिषद का अध्यक्ष होता है तो राष्ट्रपति विकास परिषद का जो अध्यक्ष होता है वह प्रधानमंत्री होता है। अंतरराज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है तो इन तीनों का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं तो 2 बार जो प्रधानमंत्री बने हैं कार्यवाहक के रूप में वो बने हैं गुलजारीलाल नंदा। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी वो बनी थी इंदिरा गांधी। संविधान संशोधन जिसमें मंत्रिमंडल को संविधान का भाग बनाया गया था तो वह है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मंत्रियों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाता है तो यह दिलाता है राष्ट्रपति। भारत की कार्यपालिका में नियंत्रण होता है तो भारत की जो कार्यपालिका में नियंत्रण होता है वह होता है वह होता है मंत्रिमंडल का। राष्ट्रपति दोनों सदनों में सदस्यों को मनोनीत करता है तो वह करता है मंत्रिमंडल की सलाह पर। संविधान का अनुच्छेद जिसमें भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है तो यह किया गया है अनुच्छेद 76 में। महान्यायवादी को नियुक्त करता है तो महान्यायवादी को जो नियुक्त करता है वो राष्ट्रपति करता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की जीके वीडियो आप तक पहुंचते रहें। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों के पास। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।